नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 96960660898562880530। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये जो पूरी सीरीज है इसको मेंस 2020 के को ध्यान में रख के बनाया गया है। यूपीपीएससी मेंस 2020 को ध्यान में रख के बनाया गया है और ये इस सीरीज का 10th लेक्चर है। आज के लेक्चर को शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करें तो आप हमारे पेड ग्रुप से ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ्स उपलब्ध करा दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पर टेलीग्राम को इंस्टॉल करके उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पर भी आपको सभी नोटिफिकेशन दे दी जाती हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, In the light of plate tectonic theory, describe the process of evolution of the Himalayas. प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए हिमालय के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है उसका उसका जो है विकास किस तरीके से हुआ था, वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ था। तो अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, जो वेगनर ने एक थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मतलब कि उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया था वेगनर ने, उसी का इसको और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो है लिथोस्फीयर जो है हमारा जो है वो 7 बड़ी प्लेटों में और 20 जो है माइनर प्लेटों में, छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। लिथोस्फीयर क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो पूरा अर्थ है, ठीक है, उसको 3 लेयर्स में बांटा गया है। सबसे पहले होता है लिथोस्फीयर, उसके बाद होता है यहाँ पे इस लिथोस्फीयर के अंतर्गत जो होता है जो क्रस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, क्रस्ट के बाद होता है मेंटल और मेंटल के बाद होता है कोर। तो ये जो क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है और ओशियनिक क्रस्ट भी है। और इसकी मोटाई जो है यहाँ पर जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो करीब 200 किलोमीटर तक की हो सकती है और जो ओशियनिक क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो करीब 80 किलोमीटर तक की हो सकती है। तो ये जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये जो लिथोस्फीयर है यहाँ पे बहुत सारे जो है ठोस चट्टानें हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हमने जैसे बात की, यहाँ पे दोनों ही तरह की क्रस्ट जो है पाई जाती हैं। मतलब कि महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों ही क्रस्ट जो है वो लिथोस्फीयर पे पाई जाती हैं। और इसी लिथोस्फीयर को, ठीक है, इसी लिथोस्फीयर को 7 बड़ी प्लेटों में, प्रमुख प्लेटों में और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। और ये जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर जो है वो मेंटल के जो ऊपरी भाग है, जो एस्थेनोस्फीयर है, उसके ऊपर जो है लिथोस्फीयर स्थित है। और ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये कहीं ना कहीं जो है ये जो है ये बहुत एक कमज़ोर लेयर होती है और यहाँ पे जो है सेमी फ्लूइड होती है। तो इस वजह से जो ये पूरी जो लेयर है एस्थेनोस्फीयर जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोर लेयर होती है। और इसके ऊपर क्योंकि लिथोस्फीयर है तो ये इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे तरलता पाई जाती है, तो इसकी वजह से जितनी भी प्लेट्स हैं लिथोस्फीयर की वो क्या होती हैं, वो मूव करती रहती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले जो है जितने
भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब वो सब जुड़े हुए थे, जिसको कि पैंजिया का नाम दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये जितने भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग हो गए। तो ये जितनी भी प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती हैं, इसीलिए जो है इनको जो ये जो लिथोस्फीयर के जो बहुत सारे टुकड़े हुए, जो बड़े बड़ी चट्टानें थे उनके जब टुकड़े हुए तो उसको अलग अलग प्लेट्स का नाम दिया गया, और जिसमें कि 7 प्रमुख प्लेटें हैं और 20 जो है वो छोटी प्लेटें हैं। और ये जो सॉलिड रॉक्स हैं, ठीक है, ये जो एस्थिनोस्फीयर के और ये जो सॉलिड रॉक है, सॉलिड रॉक्स हैं, ये कंटिन्यूस मूवमेंट में है, ठीक है, ये निरंतर गति में है। और इसमें जो एस्थिनोस्फीयर की जो कन्वेक्शन करंट जहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, जो संवहन धारा जो एस्थिनोस्फीयर में में उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से जितनी भी प्लेट्स हैं वो निरंतर जो है वो मूव कर रही हैं, निरंतर जो है वो गति में है। तो इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से जो हम देखते हैं कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो सिद्धांत है वो इसी पर पूरा आधारित है। तो मूवमेंट ऑफ प्लेट किस तरीके से हो सकता है? मूवमेंट ऑफ प्लेट जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब जैसे कि नाम से हम जानते हैं कि 2 प्लेट्स, ठीक है, 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। यहाँ पे 2 प्लेट्स आपस में मिल रही हैं और जो है एक दूसरे के पास आ रही हैं। और जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है लैंड फॉर्म्स जो है वो बनते हैं। और इसी में एक है कि जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जब 2 प्लेट्स कन्वर्ज हो रही हैं और ये आपस में मतलब एक दूसरे के नीचे नहीं जाती तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये ऊपर उठती हैं और जिससे कि जो है पर्वत का जो है कोई भी निर्माण होता है। इसके बाद एक होता है डाइवर्जेंट प्लेट्स। डाइवर्जेंट प्लेट्स वो होती हैं जब 2 प्लेट्स जो है आपस में जो है एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट्स। और यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट्स के कारण जो यहाँ पर जो खाई बनती है, जिसको कि हम रिज भी कहते हैं। इसके बाद होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जब 2 प्लेट एक दूसरे से जो है, जब एक दूसरे जो है साइड बाय साइड जो है खिसक जाती है, मतलब कि यहाँ पे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये जब एक दूसरे के साइड बाय साइड खिसकती है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। और ये जो ये तीनों प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं, इससे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स जो हैं वो उसका निर्माण होता है। जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, सागर नित्तल प्रसरण है, ज्वालामुखी विस्फोट इससे हो सकता है, क्रिस्टल विरूपण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है और महाद्वीपीय विस्थापन भी इसी से होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये कोई भी लैंड फॉर्म का निर्माण करने के लिए जो है पूरा प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। ये अब हमने समझ लिया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर जो है हिमालय किस तरीके से बना है। हिमालय जैसे कि हम जानते हैं कि एक फोल्ड माउंटेन है, एक वलित पहाड़ है, एक वलित पर्वत है। और ये जो है, जो हिमालयास है, ये कैसे हुआ, ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का ही जो है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से ही जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का मतलब है 2 प्लेट्स आपस में टकराएं और उसकी वजह से यहाँ पर जो है 2 प्लेट टकराने की वजह से ही जो हिमालय का जो है निर्माण हुआ है। जब 2 प्लेट्स टकराती हैं, ठीक है, अगर जो कन्वर्जेंट होता है 2 प्लेट्स का, तो वो भी कई तरीके से हो सकता है। या तो होता है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है, जब 2 जो हैं जो ठोस जो चट्टानी प्लेट होती हैं वो जब आपस में टकराती है तो उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। लेकिन जब यही जो है एक ओशियनिक प्लेट और जब कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये हर तरीके से हो सकता है। ओशियनिक भी हो सकती है, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, या फिर कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। लेकिन जो हिमालयस का जो निर्माण हुआ है वो किस कारण से हुआ है, वो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की वजह से हिमालय जो है वो बना है। तो जो हिमालय जो है हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बहुत सारी एंडोजेनेटिक कंप्रेसिव फोर्स थी, ठीक है, बहुत सारी जो अंदर से जो एंडोजेनेटिक होती है, जब क्रस्ट के अंदर से जो फोर्स होती है उसकी वजह से वो जो जब आपस में 2 प्लेट मिल रही थी तो बहुत सारे जो है यहाँ पे कंप्रेशन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो हम कह सकते हैं कि 2 जो प्लेट थी, मतलब कि एक यूरेशियन प्लेट थी और जो
इंडियन प्लेट थी उसका जब कन्वर्जेंस हुआ, जो दोनों तरीके से जो सारी जो प्लेट्स हैं वो हम जैसे कि बात कर चुके हैं कि वो मूव कर रही हैं, वो गति में है। तो जब ये दोनों प्लेट्स जब मूव कर रही थी ये आपस में टकराए, उसके कारण ही हिमालय का जो है निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो है यूरेशियन प्लेट थी, और यहाँ पे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो है वो नदन की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रही थी, और आगे चल के जो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन की जो प्लेट है ये जो है ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों, क्योंकि इन दोनों ही प्लेट्स की डेंसिटी जो है, ठीक है, इन दोनों ही प्लेट्स की जो डेंसिटी जो है वो बहुत ही लो है, इसलिए वो क्या हुआ, वहाँ पर जो है डेंसिटी लो होने के कारण जो है यहाँ पे सबमर्जेंस नहीं हुआ, कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं गई। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब दोनों प्लेट जब कन्वर्ज हुई एक दूसरे के नीचे नहीं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी बहुत लो है, और तो इस वजह से दोनों ही प्लेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठी, और यहाँ पर जो है पूरा हमारा पर्वत का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहले क्या था, इन दोनों प्लेट्स के बीच में टेथीस सी था, ठीक है, जो टेथीस सी था, और यहाँ के जो सेडिमेंट्स थे, यहाँ पे बहुत सारे जो सेडिमेंट्स थे, गाद थी, उसमें क्या हुआ, उसने बहुत ही ज़्यादा, जब दोनों आपस में प्लेट टकराए तो यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स थे टेथीस सी के, उसमें बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन देखने को मिला है, और उसी की वजह से जो है पूरा हिमालय का जो है निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, और वो किससे कोलाइड की, वो जो है यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई, और इसीलिए जो है ये जो प्लेट है ये अभी भी मूव कर रही है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो अभी भी बढ़ रहा है, उसका जो है उसकी जो ऊंचाई है वो अभी भी बढ़ रही है, 1 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से ये जो हिमालय पर्वत है वो आज भी बढ़ रहा है, और इसका निर्माण हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया है कि किस तरीके से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। और जीपीएस इमेजेस से, और जितना भी हमने जो माउंटेन को पढ़ा है, उससे भी ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो सही प्रूफ होती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडिया। भारत के लिए चाबहार पोर्ट परियोजना के महत्व पर चर्चा करें। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने हाल ही में ईरान में जो चाबहार पोर्ट बना रहा था, ठीक है, तो उसके बाद जो है हाल ही में जो ईरान में जो चाबहार जाहेदान रेलवे परियोजना का विकास कर रहा था उसका जो है अवसर खो दिया है। ईरान ने बोला है कि अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इसलिए जो है ईरान ने मना कर दिया है कि इंडिया को कि अब आप जो है यहाँ पर चाबहार जायदान रेलवे परियोजना पर जो काम कर रहे थे वो यहाँ इंडिया जो है अब वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है इसलिए वजह से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि चाबहार प्रोजेक्ट जो है उसके लिए जो है इंडिया का क्या महत्व है। तो ये जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, और जो रेलवे लाइन ये जो चाबहार जाहेदान जो रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, इसका इंडिया के लिए एक सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है, जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो चाबहार जाहेदान जो रेलवे लाइन है ये कहाँ तक एक्सटेंड की जा रही थी, ये एक्सटेंड की जा रही थी ज़रांज तक। और ये ज़रांज कहाँ है, ये ज़रांज जो है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो पूरी चाबहार जायदान रेलवे लाइन जो थी ये ज़रांज तक एक्सटेंड की जा रही थी, जो कि पूरा प्रोजेक्ट किसका था, ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान का, ठीक है, ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान ने तीनों ने मिलकर ये जो है रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई थी, ताकि जो है यहाँ पर जो है इंडिया को एक ऑल्टरनेट रूट मिल सके अफ़गानिस्तान पहुँचने का, सेंट्रल एशिया पहुँचने का, पाकिस्तान से ना होके जाना पड़े, जबकि उसे इंडिया को एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाए, ईरान से होते हुए वो अफ़गानिस्तान पहुँचे और अफ़गानिस्तान से जो है सेंट्रल एशिया तक पहुँच सके। तो इंडिया के लिए इसलिए जो है एक इसके लिए स्ट्रैटेजिक
स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, सामरिक महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा था। और ये जो पीएम मोदी जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान प्रेसिडेंट रूहानी के साथ जो है इसकी पूरी वार्ता की थी जब वो यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए गए थे उसके साथ में। ठीक है, तो ये जो चाबहार पोर्ट जो है, कि अब हम इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो चाबहार जो है लोकेटेड कहाँ है? चाबहार जो लोकेटेड है वो है साउथ ईस्टर्न ईरान में, मतलब कि दक्षिण पूर्वी ईरान में चाबहार जो है वो एक बंदरगाह है। और ये ओमान की खाड़ी में स्थित है, गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है। और ये इकलौता ऐसा ईरान का पोर्ट है जो कि यहाँ पे सीधी जो कि जहाँ पर सीधी जो है सागर में इसका पहुँच है। ठीक है, केवल एक ऐसा ही ईरान का इकलौता ये पोर्ट है जिसका कि डायरेक्ट एक्सेस जो है ओशियन में है या फिर सागर में इसको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। और 1990 में हम देखते हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने जो है इस पोर्ट को बनाया था। इस पोर्ट को मतलब कि इसमें पार्शली इसको बनाया गया था अशगाबाद एग्रीमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से जो है इंडिया जो है यहाँ पे जो पोर्ट है इसको बहुत पहले से ही जो है इसके निर्माण पर कार्य कर रहा है। और ये जो हम बात कर सकते हैं कि जो ये इसकी सामरिक महत्व क्यों है, क्योंकि ये जो इंडिया को जो है यहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन में पहुँचने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड कराएगा। ये अफगानिस्तान पहुँचने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड कराएगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जैसे कि अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूरोप, वहाँ पर भी पहुँचने के लिए इंडिया को ये जो पूरा जो पोर्ट है ये एक ऑल्टरनेट रूट ये जो है प्रोवाइड कराएगा। तो ये एक 7200 किलोमीटर्स की जो है पूरे एक मल्टी मोडल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे कि इंडिया को इन सभी देशों में एक्सेस मिलेगा और उसे पाकिस्तान को जो है वो साइडलाइन कर सकता है। पाकिस्तान से उसे होके नहीं गुजरना पड़ेगा, बाईपास जो है वो पाकिस्तान को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो मई 2016 में, ठीक है, मई 2016 में जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तेहरान गए थे और उन्होंने जो है बहुत तरीके के जो है एग्रीमेंट साइन किए थे ईरान के साथ, जिसमें कि चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट जो है उसमें से एक है। तो अब ये जो पूरा जो पोर्ट है इसका इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, अब हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इसको देखेंगे। सबसे पहले है कि काउंटर जो चाइना जो ग्वादर पोर्ट जो बना रहा है उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जो इंडियन ओशन रीजन में जितने जो चाइना की जो बढ़ती प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए जो ये चाबहार पोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। चाइना जो है वो ग्वादर पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में बना रहा है और ये जो चाबहार पोर्ट है इससे केवल 72 किलोमीटर ही दूर है। ये जो है केवल 72 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे पूरे रीजन में हम देख रहे हैं कि जो चाइना की जो इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, उसकी जो शक्ति बढ़ रही है, उसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंडिया जो है ईरान पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, वहाँ का पोर्ट डेवलप करे और जो है चाइना की जो बढ़ती शक्ति है उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने में हमें मदद मिलती। बाईपास पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, अफगानिस्तान पहुंचने के लिए यूरोप है, रशिया है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया जो है इसका जो है पूरे जो पोर्ट का डेवलप करे। और तो इसलिए भी यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद हेल्पफुल इन सी ट्रेड, समुद्र व्यापार में बहुत ज़्यादा सहायक है। ये वो कैसे सहायक है, क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, जैसे कि हमने कहा कि ओमान की खाड़ी में जो है वो कर रहा है और ये किसके पास है, जो गल्फ ऑफ पर्शिया है उसके पास ही है। तो इंडिया का जो इस पूरे रीजन से जो ट्रेड होता है वहाँ पर उसको जो सी ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी अगर वो कोई भी पोर्ट डेवलप कर लेता है ईरान में। ठीक है, बूस्ट इन इम्पोर्ट्स, आयात में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी अगर जो है इंडिया जो है चाबहार पोर्ट जो अगर इंडिया बना लेता है और वो ऑपरेशनल
होता है, ठीक है, और उसका जो काम जो है उस पे शुरू हो जाता है, वहाँ पे जो है जहाज़ों की जो आवाजाही शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दूसरे देशों से आयरन को इंपोर्ट करने के लिए, शुगर को इंपोर्ट करने के लिए, राइस को इंपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और साथ साथ जो है क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट कराते हैं उसमें जो कॉस्टिंग आती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो इम्पोर्ट बूस्ट होगा और साथ साथ जो हमारी जो क्रूड ऑयल के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसमें भी जो है हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो है वो उसने ऑलरेडी जो है ईरान के साथ जो है क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा परचेज कर रहा है। यूएस का जो बैन था, यूएस ने बैन लगाया था ईरान के ऊपर, उसको लिफ्ट करने के बाद जो है ईरान ने इंडिया जो है वो ईरान से और ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल खरीदने लगी है। तो इसलिए जो है पूरा जो ईरान है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। पुश टू ईरान इकोनॉमी, ईरान की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। वो जब यहाँ पर जो है ऐसे पोर्ट जब चालू हो जाएंगे तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ की जीडीपी ग्रोथ होगी। और यहाँ पे ईरान अगर ग्रो करेगा तो पूरे रीजन में, अगर रीजन में कोई ऐसा देश जो है जो इंडिया का जो एली है अगर वो बढ़ रहा है तो वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो चाबहार पोर्ट है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो सीपीईसी है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट का बहुत बड़ा महत्व है। जो सीपीईसी है, जो चाइना जो पाकिस्तान में जो ग्वादा पोर्ट बना रहा है उसको वो सीपीईसी से कनेक्ट करने के लिए जो है फिराक में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो चाइना की जो पूरी कनेक्टिविटी है पूरे रीजन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाइना की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस तरीके से जो इस चाइना की जो पूरे रीजन में जो शक्ति है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर भी सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो पूरा पोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके चलते जो है यूएसए ने, अमेरिका ने जो है इंडिया की जो कंपनीज़ हैं जो कि इस पोर्ट के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उनको कई प्रकार से राहत दिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए ने ईरान के ऊपर बहुत सारे जो है सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन इसके महत्व के चलते जो है इंडिया को बहुत ज़्यादा राहत दी है ताकि जो है इंडिया इस पोर्ट को डेवलप कर सके और अपने पूरे रीजन में जो है कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सके। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले अगर हम चुनौती की बात करेंगे तो चाइनीज़ कंपटीशन, ठीक है, चीनियों के साथ जो प्रतियोगिता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पूरा रीजन है, एशियन रीजन है, यहाँ पे दो सुपर पावर ही माने जाते हैं, एक इंडिया और एक चाइना। और जो है यहाँ पे, और ये जो इंडिया और चाइना जो है ये जो है यहाँ पे रीजनल डोमिनेंस के लिए, अपनी जो है बढ़त बनाने के लिए भी ये इनके बीच में जो है बहुत बड़ी प्रतियोगिता रहती है। हमेशा ये दोनों जो है कंट्रीज जो है आपस में कम्पीट करते रहते हैं अक्सर। और जो अगर नया हम लोग प्लेग्राउंड देखें तो वो कौन सा है, वो चाबहार पोर्ट है ईरान का। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और जो चाइना जो ग्वादा पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में उसको सीपी से कनेक्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ जो केवल की जो ग्वादा पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच में केवल 72 किलोमीटर्स का वो है डिफरेंस, ठीक है, उतना ही केवल डिस्टेंस है। और जो है यहाँ पर चाइना जो है वो चाबहार का जो ड्यूटी फ्री जोन है और उसके पास जो ऑयल रिफाइनरी है वहाँ तक भी अपनी पहुँच बनाने के लिए जो है वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो हम देखते हैं जो चाइना है ये ईरान में और भी तरीके से अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए नहीं बल्कि जो है ट्रेड को भी बूस्ट करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अपनी सामरिक पार्टनरशिप के साथ जो है पार्टनरशिप को बढ़ाने के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी ईरान में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और हाल ही में जो है चाइना और ईरान के बीच में एक $400 बिलियन का जो है करार हुआ है, जिसमें कि जो है चाइना ने उसको $400 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, जिससे कि ईरान जो है अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकता है। और इसी के बाद से ही हम देखते हैं कि जो ईरान है उसने इंडिया को जो है बोला है कि अब आप ये जो है हम ये जो रेलवे लाइन है इसका आप निर्माण नहीं करेंगे और जो है वो निर्माण हम खुद से करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंस चाइना का है ईरान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। ईरान के ऊपर जो चाइना की प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसके साथ साथ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही चाइना अपना प्रेजेंस वहाँ पे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जो है कई और सेक्टर में ईरान में जो है इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, पोर्ट्स के पुनर्निर्माण के लिए या फिर जो रिफाइनरीज़ हैं उनके इंस्टॉलेशन के लिए भी जो है चाइना ईरान की मदद कर रहा है। तो हम पूरे रीजन में देख रहे हैं कि जो चाइना जो है उसका जो है इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि इंडिया के लिए जो एक प्रतियोगिता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अब प्रेजेंट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कनेक्टिविटी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जिस देश की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वही जो है एक सुपर पावर के रूप में उभर सकता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम इंडिया और चाइना के बीच में भी बढ़ता कंपटीशन देख रहे हैं। यूएस ईरान स्टैंड ऑफ है, ठीक है। यूएस ईरान, जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस ने ईरान के ऊपर बहुत तरीके के फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं, बहुत तरीके से बैन लगाए हैं और बहुत तरीके से प्रतिबंध लगाए हैं। और क्योंकि जो है ईरान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके चलते जो है यूएसए ने बहुत तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। और अगर जो है ईरान और इंडिया अगर जो है आपस में नज़दीक आते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम जो है अमेरिका को भी नाराज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूएस ईरान स्टैंड ऑफ जो है वो भी बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है इंडिया के लिए। तालिबान फैक्टर है, यहाँ पर जो है तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और जो पूरे रीजन में जो शांति स्थापित करने के लिए जो है इंडिया के सामने बहुत ज़्यादा ही इसमें बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, जो इंडिया जो है इंडिया का जो ईरान है वो एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनर है। और एक वेस्ट एशिया के लिए यहाँ पे अगर ईरान को हम देखें तो यहाँ पे अगर पूरे पोर्ट डेवलप करता है तो वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में जो है, यूरोप में, रशिया में इंडिया की कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस साथ साथ ईरान जो है, सेंट्रल एशिया जो है वो जो इंडिया के एनर्जी सप्लाईज़ के लिए, क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा अवसर जो है इंडिया ना खोने पाए, कि जो फ्यूचर में ऐसा ना खोने पाए जिससे कि इंडिया के जो है यहाँ पे रीजनल इम्पोर्टेंस पे नकारात्मक प्रभाव पड़े या फिर उसको ऐसा कोई भी अवसर खोना पड़े। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से और क्वेश्चन है व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग जीएम क्रॉप्स। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें क्या हैं, जीएम फसलों के बारे में फ़ायदे और चिंताओं पर चर्चा करें। तो अभी हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि आखिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते क्या हैं, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें जो हैं वो होती क्या हैं। इसमें कोई भी ऐसा क्रॉप है जिसमें कि डीएनए में, जिसकी जीन में हम लोग बहुत सारे बदलाव करते हैं। इसमें बाहर से किसी भी फसल का या फिर एनिमल का जीन्स जो है वो किसी भी क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि हम लोग जो है उसके डीएनए को बदल के, उसके जीन को बदल के जो है एक मन वांछित जो है गुणवत्ता या गुण जो है प्राप्त किया जा सकता है उस फसल में, ठीक है। तो डिज़ायर्ड क्वालिटी या ट्रेट पाने के लिए जो है किसी भी फसल की जो जीन है, डीएनए है, उसमें बदलाव किया जाता है और इसी को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जैसे कि नाम कैसे पता चल रहा है कि उसके जीन को जो है हम मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीन टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, डीएनए टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पूरा क्षेत्र है वो उसी के अंतर्गत जो आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी उसी के अंतर्गत आते हैं। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक बैरियर जो है, जो भी फसल है उसमें एक बैरियर जो है वो एक बैरियर उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि जो एलियन जीन होती है, जो बाहर से जीन लेके आए होते हैं, वो जो है एक हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट या फिर जो है मन वांछित रिजल्ट जो है वो हमें देने में मदद करती है। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसकी जो यील्ड होती है इन फसलों की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिव बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम लीगल पोजीशन की बात करें, ठीक है, तो लीगली इंडिया में क्या इसके प्रावधान है, अगर हम उसको देखें तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इसके जो नियम कानून कौन बनाता है, उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है जिसका कि नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और यही देखती है कि यही अनुमति देती है कि कौन सी फसल ऐसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन से ऐसे हैं जिनके की वाणिज्यिक रिलीज के लिए जो है अनुमति देनी है। तो जब ये जो बॉडी है, जब ये पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाती है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर फसल है, पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वो लोगों
लोगों के इस्तेमाल के लिए जो है सुरक्षित है, तभी वो जो है इसकी जो है अनुमति देती है कि इसको वाणिज्यिक रूप से जो है रिलीज़ कर सकें ओपन मार्केट में। और अगर जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1986 की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करें, तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है कि जो कि ऐसी फसल उगाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसी फसल उगाता है जिसको कि इससे अप्रूवल नहीं मिला है, इस कमेटी से अप्रूवल नहीं मिला है, तो उसके जो है पनिशमेंट का भी प्रावधान है। उसको या तो 5 साल की जेल हो सकती है या फिर उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है इंडिया में कौन कौन सी जेनेटिक जीएम क्रॉप्स जो है इंडिया में उपलब्ध हैं। पहले हम बात करेंगे बीटी कपास की, उसके बाद हम बीटी बैंगन या फिर बीटी ब्रिंजल की, और फिर एक मस्टर्ड की एक फसल है DMH 11 सरसों। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को ही समझ लेंगे। तो ये एक बीटी कपास जो है, बीटी कॉटन जो है, ये इकलौती ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, या फिर हम कह सकते हैं आनुवांशिक रूप से जिसमें संशोधन किया गया है। ये इकलौती ऐसी फसल है जिसका कि इंडिया में उगाया जाता है। वो कौन सी है? वो बीटी कपास है। और जैसा कि हम नाम से जानते हैं कि जो बीटी है, बीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस थेरेंजाइसिस। ठीक है, ये एक अलग से जो है ये एक जीन होता है जो इस फसल में, ठीक है, बीटी कपास में जो है एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, जो एक पेस्ट है, एक कीट है, पिंक बॉलवर्म, उसकी प्रतिरोधी क्षमता जो है इस पूरे फसल में जो है यहाँ पे उत्पन्न कर देता है। तो ये जो है पेस्ट अटैक से बचाता है हमें बीटी कॉटन। ठीक है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है बीटी कॉटन, ये क्या करता है, ये हमें जो पेस्ट है, पेस्ट का नाम क्या है? पिंक बॉलवर्म, उससे कपास की फसल को बचाता है। और इसका जो कमर्शियल रिलीज हुआ था वाणिज्यिक तौर पे जो है, इसको मार्केट में कब लाया गया था? इसको 2002 में लेके आया गया था। और जो पूरी कंट्री में जितना भी कपास उगाया जाता है, जितने भी एरिया में कपास उगाया जाता है, उसमें 95% पे बीटी कॉटन को अभी फिलहाल में उगाया जा रहा है। और ये जो बीटी कॉटन है, ये किसने डेवलप किया है? यहाँ पे जो है इसको डेवलप किया गया है इंडिया की जो है महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी मेहिको है, और यूएस की सीड कंपनी मॉन्सेंटो ने मिलकर इसको जो है बनाया है, इसको डेवलप किया है, मेहिको एंड मॉन्सेंटो। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस बीटी कपास को यहाँ पर इंडिया में डेवलप किया है। इसके बाद अगर हम बात करें बीटी ब्रिंजल की, बीटी बैंगन की, तो यहाँ पे जो है इसके जो बैंगन के जो फूल होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उसमें जो पेस्ट अटैक होता है, उसमें जो कीड़े लग जाते हैं, उसको बचाता है। और बीटी ब्रिंजल जो है इसका जो है इसकी वजह से जो है, जब ये कीटों को बचाता है, तो इसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड का जो यूज़ होता है उसको कम करने में ये मदद करता है। और इसको किसने यहाँ पर डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है मेहिको ने, जो कि महाराष्ट्र की एक सीड कंपनी है, और साथ साथ जो है धारवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, और जो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। और इसका जो कमर्शियल रिलीज जो था, ये 2007 में जो है ये रिकमेंड किया गया था, लेकिन 2010 में इस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है अभी रिसर्च करनी बाकी है कि ये लॉन्ग टर्म में ह्यूमन पे क्या इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, इसलिए इसके रिलीज पे पूरी तरीके से जो है अभी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे DMH 11 मस्टर्ड की। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ करता है। और ये 2017 में जो GEAC है, जो ये बॉडी की बात की हमने की है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की जो बात की है, उसमें क्या है, ये जो है पूरा इसने जो है कमर्शियल अप्रूवल तो दे दी थी GM मस्टर्ड को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके भी रिलीज पर जो है यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिलीज पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है पब्लिक ओपिनियन की मांग करने के लिए कहा गया है। तो अब इनके हम देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लाभ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्यावरणीय लाभ जो हैं वह बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो इतने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनमें प्रतिरोधक शक्ति होती है कि वो रोगों से अपने आप को जो है बचा सकते हैं। वो अपने आप को किसी भी कीट या फिर कीड़े मकोड़े के लगने से जो है, या फिर शाख से अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है
एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो हैं इसके बहुत ज़्यादा हैं। अगर इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें या फिर कीट आक्रमण की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें बाहर से एक जीन डाला जाता है, जीन जीन डाला जाता है, या फिर बाहर से कोई भी जो है जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है दूसरे फ्रूट प्लांट से लेके या फिर किसी भी एनिमल से लेके, जो कि इसमें जो है जो कि इसमें जो है टॉक्सिन प्रोटीन्स जो है उसको जो है प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे कि जो पेस्ट होते हैं वो जो है इन फसलों से दूर रहते हैं। वायरस रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत सारे वायरस को जो कॉज करते हैं उनको जो है ऐसे जो है वायरस को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि किसी भी डिजीज़ को जो है प्लांट्स में जो है डिजीज़ को जन्म देता है। तो इससे जो है वायरस रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टेंस को बनाने में हमें मदद मिलती है। इसी के साथ हर्बिसाइड टॉलरेंस या फिर शाक की जो टॉलरेंस है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलती है हमें। जीएम क्रॉप्स जो होता है ये जो है ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, जो अगर ड्रॉट मतलब कि जब सूखा पड़ जाता है तो उसमें भी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो अपनी अच्छी से अच्छी यील्ड देते हैं। सैलिनिटी से रेजिस्टेंट होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नमकीन वाला पानी होता है, खारा पानी होता है, उसमें भी जो क्रॉप्स होते हैं ये अच्छे से जो है उगाए जा सकते हैं। तो इस वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारे हमें इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाद्य सुरक्षा को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने बात की इससे जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उत्पादकता जो है फसल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे जो क्या होता है, उससे जो है हमें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, यील्ड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये फार्मर्स की इनकम में बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव यील्ड की वजह से, बेहतर उपज की वजह से जो फार्मर की इनकम है उसको बढ़ाने में मदद मिलता है। जो पेस्टिसाइड का जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है, इससे भी जो फार्मर्स की इनकम जो है उसको हमें बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ ये यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है, लंबे समय तक इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में जो है इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये कम समय में जो है सड़ते गलते नहीं है, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, और इसका स्टोरेज भी इसलिए करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसके लिए रेफ्रिजरेटेड वैन्स नहीं चाहिए होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें के जो आर्थिक लाभ है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि जब इम्प्रूव्ड यील्ड होती है, जब उपज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो इम्पोर्ट्स जो है हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जिन चीज़ों का अगर हम इम्पोर्ट करते हैं और अगर उपज ज़्यादा है तो उसके इम्पोर्ट भी जो है वो कम हो जाएगा, और साथ साथ जो है जो हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी, इम्पोर्ट्स को घटाने की मदद मिलेगी। स्पेशली जो ऑयल सीड्स का हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर हम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाएं जिसकी उपज बहुत ज़्यादा हो, तो उससे जो हमारे जो और इंपोर्ट पे जो खर्चा है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके आर्थिक लाभ भी बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं जीएम क्रॉप्स के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा। जब भी इसकी रिसर्च जो है इसके लिए बहुत सालों साल लग जाते हैं, और जो रिसर्च में जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो एक महंगी प्रक्रिया है और एक बहुत ज़्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। और इसकी जो यील्ड होती है, इसकी कितनी उपज होगी, ये भी बहुत ज़्यादा गारंटी इसकी नहीं दी जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यूके, फ्रांस, ठीक है, यूके, फ्रांस, पोलैंड है, जर्मनी है, यहाँ पे क्या उगाया जा रहा है, यहाँ पे मस्टर्ड उगाया जा रहा है, जो कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है, जो मस्टर्ड है उसको उगाया जा रहा है, जिसकी की यील्ड कहीं बेहतर है यूएस और कनाडा में, जहाँ पे कि जस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है वो उगाया जा रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जो है यूएस कनाडा में उगाया जा रहा है, जहाँ पे कि यील्ड जो है उपज जो है हमें देखने को कम मिलती है। और जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि यूके, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी में उगाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है यील्ड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी यील्ड पर भी हम प्रोडक्टिविटी पे भी बहुत ज़्यादा जो है अभी कमेंट कर नहीं सकते। हार्मफुल टू ह्यूमंस, मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे अगर अभी भी हमारे पास इतनी रिसर्च नहीं है, इतना डेटा नहीं है कि हम जो है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है मानव अगर इसे कंज्यूम करता है, ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। तो हो सकता है कि ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ये जो है बहुत ज़्यादा जो है इंसान की जो हेल्थ है उस पर जो है
उस पे जो है ख़राब असर डाल सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी जो है वो करनी बाकी है। और कई सारी स्टडीज़ ऐसी हैं कि उन्होंने क्या पाया है कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, अगर उनका कंजम्पशन बहुत दिन तक किया जाए, बहुत ज़्यादा किया जाए, तो उससे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि जन्म के समय जो डिफेक्ट होता है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी को जो है बढ़ावा दे सकता है। किडनी इंजरी है, डायबिटीज़ है, ऑटिज्म है, अल्जाइमर्स है, इन सब बीमारियों को जो है जन्म दे सकता है। तो ह्यूमंस के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिक्रीज स्पीशी डाइवर्सिटी। ठीक है, प्रजातियों की विविधता जो है उसमें कमी लाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंट की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे जो कीटनाशकों की जो कीट होते हैं उसको लगने से बचाता है। तो जो कीट होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो जब फूल में रहेंगे, फ्रूट्स में रहेंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन क्या होता है, जब वो यहाँ पे जो है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होता है, तो उनके जो एनवायरनमेंट होता है पेस्ट को वो नहीं मिलेगा। और जब तो जो पेस्ट धीरे धीरे जो है वो जो है यहाँ पर जो है हमें वो जो है विलुप्त हो जाएंगे। तो ये जो है हम जो स्पेशी डाइवर्सिटी जो है उसके लिए बहुत ही, जो प्रजातियों की विविधता है उसमें बहुत ही कमी देखने को हमें आगे आने वाले समय में मिल सकती है, जो कि एक वैलिड एनवायरमेंटल कंसर्न भी है। मेडिकल रेजिस्टेंस, चिकित्सा प्रतिरोध है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें जब भी जो इंसान जो होते हैं बहुत सारे जो हैं कई बार जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जब कंजम्पशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसके लिए वो अपने जो है जिसके प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो उनकी जो मेडिसिन होती है वो उनके शरीर पर काम नहीं करती। तो एक मेडिकल रेजिस्टेंस भी जो है ये बहुत बड़ा इशू है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि वायरल रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने देखने को मिलता है कि जो कुछ लोगों में जो है वायरल रेजिस्टेंस हो जाती है, और जो है उनको कोई भी जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होती हैं, सॉरी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे कि उनके उनके ऊपर जो है किसी भी एंटीबायोटिक्स का जो है वो एंटीबायोटिक का कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे डोमिनेंस इन फूड मार्केट्स, खाद्य बाज़ारों में प्रभुत्व हो सकता है, क्योंकि ऐसी कुछ ही कंपनी है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर वो ज़्यादा इसमें उगाएंगी तो उनकी प्रेजेंस जो है ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उनका एक डोमिनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर। तो और वो जो है अपने हिसाब से जो है पूरी जो फूड मार्केट है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो फूड मार्केट जो है वो कुछ ही कंपनियों के हाथ में जो है वो चली जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एथिकल कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा है, नैतिक चिंताएं भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि जो हम पूरा जो किसी भी फसल का जो नेचुरल जो उसका नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, हम उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि जो एनिमल्स के जीन्स होते हैं उसको डाला जा रहा है। तो कई बार होता है कि कुछ लोग के लिए जो है ये अनएथिकल है कि ऐसे फसल को कंज्यूम करना जिसमें कि एनिमल के जीन्स हो। तो यहाँ पे जो नैतिक चिंताएं हैं वो भी बराबर बनी हुई हैं। तो इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो जो हमारी सरकार है उसको जब तक कि बहुत ज़्यादा जो है उसमें जब तक बहुत ज़्यादा शोध ना हो जाए तब तक उसकी जो है व्यवसायीकरण की बात नहीं करनी चाहिए। तो देश में जो जीएम बीजों की जो व्यवसायीकरण की दीर्घकालिक संभावना और लाभों पर मुख्य शोध के बाद ही जीएम फसलों के व्यवसायीकरण की अनुमति हमें देनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी जब तक रिसर्च हो जाए लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट देखने के बाद ही हमें उसकी कमर्शलाइजेशन की उसको उगाने की जो है अनुमति देनी चाहिए। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे जो किसान हैं वो उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जो अनुवांशिक रूप से जिनमें ऐसी फसल है जिनमें का संशोधन किया गया है, उसके जो है उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो उसके इफेक्ट को, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को जो है पढ़ सकें, उसको समझ सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो पर्यावरणविद होते हैं, वो जो है इसका जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करें और लोगों को जागरूक करें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जीएम बीजों की जो अप्रयुक्त किस्में बाजार में उपलब्ध नहीं है और जीएम बीजों की अवैध खेती की भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना चाहिए सरकार को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर जीएम मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उसकी खेती हो रही है। तो यहाँ पे जो है सरकार को भी बहुत अपनी पैनी नज़र बनानी चाहिए और हर तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको हम बढ़ावा दें और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उसको हम बढ़ावा ना दें। और इसके क्योंकि लॉन्ग टर्म रिसर्च जो है उस पर बहुत ज़्यादा अभी अभी स्टडी करनी बाकी है और जो स्टडी हुई भी है उसमें ये पाया गया है कि ये ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उससे भी हम जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं और उससे क्या है फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ा सकते हैं और इससे हेल्थ के लिए भी हमें कोई भी घाटा नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे जो कि अगेन पेपर नंबर 3 से है और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डार्क नेट, आउटलाइन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डार्क नेट से आप क्या समझते हैं, इसकी खूबियों और अवगुणों को रेखांकित करें। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर डार्क नेट या डार्क वेब होता क्या है। इसको डार्क वेब भी कहा जाता है। तो डार्क नेट या डार्क वेब वो होता है कि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म को दिखाता है, को अंकित करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है छुपा हुआ होता है। इंटरनेट पे जो एक छुपा हुआ प्लेटफॉर्म है उसको अंकित करता है जो कि हमारी जो नॉर्मल इंटरनेट सर्च है उस पर हमें दिखाई नहीं देता, वहाँ पे इंडेक्स नहीं किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं डार्क वेब। जैसे कि हम लोग जो है जब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कुछ भी हमें सर्च करना होता है तो हम गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स को यूज़ करते हैं, बिंग को यूज़ करते हैं, याहू सर्च को यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो हमें बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो डार्क वेब में है वो इन जो नॉर्मल जो सर्च इंजन्स हैं यहाँ पर इनको अंकित नहीं किया जाता, यहाँ पर इनको इंडेक्स नहीं किया जाता। तो ऐसा ये हम कह सकते हैं ये एक छुपा हुआ इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है जिसको कि साधारण जनता जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती, वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। और जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम बता दें कि जो डार्क नेट है या फिर डार्क वेब है, इस पे जो है इंटरनेट की जो है केवल 96% जो काम जो है वो डार्क वेब पे चलता है और जो सरफेस वेब कहते हैं जो कि आम जनता के लिए यूज़ होता है, इस पे इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा ही यूज़ होता है। तो हम देखते हैं कि डार्क नेट जो है या डार्क वेब पे जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे इस पे काम हो रहा है। करीब 96% जो काम हो रहा है वो डार्क वेब के अंतर्गत ही हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पर भी बैंक डिटेल्स अपने डालते हैं, ठीक है, तो वो सबके एक्सेस के लिए नहीं होता। तो ये किसका हिस्सा है, ये एक तरीके से डार्क वेब का ही हिस्सा है। और ये जो डार्क वेब है ये केवल कुछ ही लोगों के लिए जो है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही वहाँ पे एक्सेस है उनको, और इसके लिए एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन अपने जो उनको अपने सिस्टम में या फिर अपने डिवाइस में एक विशेष तरीके का कॉन्फ़िगरेशन करना होता है या फिर एक विशेष सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है उनको एक विशेष परमिशन या फिर ऑथराइजेशन जो है चाहिए होती है, तभी वो डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं या हम कह सकते हैं डार्क वेब तक पहुँच अपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके क्या क्या लाभ हैं डार्क वेब के। तो अगर हम डार्क वेब के लाभ की बात करें तो ये एक एनोनिमिटी पे काम करता है, ये गुमनामी में सारा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोगों की जो आईपी एड्रेस है उसको ट्रेस कर पाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो लोगों के आईपी एड्रेस को ट्रेस कर पाना मुश्किल है और जो है इसलिए जो लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जो है अपने विचार जो है खुले रूप से जो है रखने में जो है डरते हैं। तो उनके लिए जो डार्क वेब है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वो अपने विचार को रख सकते हैं। विसल ब्लोइंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुखबिरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर अगर कोई भी न्यूज़ लीक करनी है और किसी को डर है कि उनके साथ जो है कुछ भी जो है उनको मार दिया जा सकता है या उनको थ्रेट है, किसी भी तरह का खतरा है, तो वो जो है वो डार्क वेब का इस्तेमाल करके कोई भी न्यूज़ लीक कर सकते हैं। किसी भी घोटाले के बारे में जो है बता सकते हैं, या फिर किसी भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के बारे में जो लोगों से छुपी हुई है उसको दे सकते हैं और बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए हुए। तो एनोनिमिटी जो है इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है। इसके बाद हम देखेंगे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है इसमें, ठीक है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है कि कहाँ से जो है डेटा जनरेट हुआ है और कहाँ तक पहुँचा है इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए ये एक सुरक्षित रूप से जो है कम्युनिकेशन को
कम्युनिकेट करने में मदद करता है। सुरक्षित संचार में मदद करता है। एक सुरक्षित और सिक्योर संचार करने में हमें मदद करता है। प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम मास सर्विलेंस, नागरिकों को निगरानी से बचाता है। जितने भी जो नागरिक हैं अगर वो डार्क वेब पे काम करें तो उनके जो आजकल हम देखते हैं कि जो डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा चोरी होता है। आप कुछ भी सर्च करिए गूगल क्रोम पे या फिर मोज़िला फायरफॉक्स पे, अगर आपने कुछ भी सर्च किया तो आपको जो है उसके बारे में जो है जो एड्स में दिखने लगेगा, या फिर जैसे अगर आपने सर्च किया कि बीएड के कहाँ कहाँ एडमिशन हो रहे हैं, तो अगर आप अगली बार जब अपना इंटरनेट खोलेंगे तो आपको जो है बहुत सारे कॉलेजेस के जो है, यूनिवर्सिटीज़ के जो है बीएड प्रोग्राम्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन जो है ऐड के रूप में मिलने लगेगी। तो यहाँ पर जो है लोगों का जो है डेटा जो है बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। डेटा जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए और जो नागरिकों पे हमेशा जो है एक निगरानी बनी हुई है, उससे बचाने के लिए भी जो डार्क वेब है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। डेटा प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, डेटा सुरक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लोगों की जो पूरे जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है डार्क वेब, क्योंकि ये पूरा एनोनिमिटी पे काम करता है। ये पूरे गुप्त रूप से काम करता है और डेटा कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ तक गया, इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती। आईपी एड्रेस की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे मेरिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत से ज़्यादा डीमेरिट्स हैं, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, या हम कह सकते हैं इश्यूज इसमें बहुत ज़्यादा हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है, आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो डार्क वेब पे ही काम करती हैं। जैसे कि आतंकवादी जितने भी होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो वो डार्क वेब का यूज़ करते हैं। जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं, बहुत सारे, जैसे हमने पीछे देखा था कि आइसिस जो है उसने जो है इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया था। तो अपने रिक्रूटमेंट के लिए भी वो डार्क वेब का यूज़ करते हैं। जितने भी अगर उन्हें आर्म्स को कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोग डार्क वेब के ही वो यूज़ करते हैं। डार्क वेब का ही यूज़ करके जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि जो है किसी को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ना चले। क्योंकि इसके लिए जो है जो डार्क वेब है इसको जो है अ, टॉर एन्क्रिप्शन टूल के द्वारा जो है इसको इसको जो है पूरा जो है इस पे रोक लगा दी जाती है, और इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर के बाद ही या विशेष जो है सर्च इंजन के बाद ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। और उसके लिए भी आपको पासवर्ड और जो है यूज़र नेम जो है वो डालना होता है। उसके बाद ही आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, वो जो है आतंकवादी भी जो है वो डार्क वेब का यूज़ करके ही अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसमें जो है इलीगल गुड्स जो है उसका बहुत ही ज़्यादा सेल देखने को मिला है। जो अवैध सामान है उसकी भी बिक्री जो है डार्क वेब पे ही होती है, जैसे कि ड्रग्स की तस्करी हो गई। तो ये सब जो है डार्क वेब का जो है ये एक जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक हम नकारात्मक देख रहे हैं कि उसके नकारात्मक क्या क्या प्रभाव हैं। तो जो है इसका जो है लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। साइबर क्राइम्स को बहुत ज़्यादा इसमें जो है बढ़ावा देते हैं। हैकिंग होती है, या फिर ये जो कह सकते हैं कि जब भी आप अगर इसमें जो है हैकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आपने कोई भी अपनी जो है डार्क वेब को जो है अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है अपनी आपकी जो ऐप्स चल रही हैं उसको आपको बंद कर देना होगा। नहीं तो जो हैकर्स हैं वो आपके जो इतने भी जो डेटा है वो उसको हैक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो साइबर क्राइम्स इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो वायरसेस होते हैं उसमें भी वो है, वायरसेस का जो डिवाइस पे जो अटैक होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डार्क वेब में बढ़ जाता है। क्योंकि जो रैंसमवेयर है, मैलवेयर है, ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होते हैं। जितने भी हैकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि आपके जो डेटा को जो है पूरा हैक कर सकते हैं। जो हमारा सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि हमारे जो पूरी जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग है, जो पैसे का लेन देन है, जो हवाला से जो पैसे इधर उधर दिए जाते हैं, तो उनकी जो ये सारी गतिविधियाँ भी जो हैं वो डार्क वेब पे होती हैं। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए जो है वो जो हमारा जो सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे जो वोटर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर भी कर सकता है। जो गवर्नमेंट के जो डेटा है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो हैकर्स हैं अगर वो एक्सेस करते हैं तो जितने भी जो वहाँ के नागरिक हैं उनके
डेटा को एक्सेस करके जो पूरे जो वोटर्स का जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं, जो कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो इंडिया जैसे एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे अगर जो इतने भी नागरिक हैं उनका अगर डेटा लेके यहाँ पे अगर चुनाव को प्रभावित किया जाए तो यहाँ पे जो है पूरी डेमोक्रेसी को एक धक्का लगेगा। तो यहाँ पे जो डार्क वेब के यूज से जो है ऐसा भी कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ये मिसयूज़ किया जा सकता है, लोगों की प्राइवेसी को लोगों की निजता जो है उसका उल्लंघन करने के लिए भी इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डार्क वेब है ये इसके कई फ़ायदे भी हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, क्योंकि यहाँ पे एनोनिमिटी है, लोगों को पता नहीं चलता कि कौन क्या इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो अवैध गतिविधियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं डार्क वेब के अंदर। इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो डार्क नेट या डार्क वेब है ये जो है या ये एक केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जो है हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए इसके खतरों से निपटने के लिए। तो कई सारी कंट्रीज़ को मिलकर आगे आना पड़ेगा ताकि जो है हम साइबर थ्रेट से और जो डार्क वेब पे जो अवैध गतिविधियाँ जो होती हैं उनसे जो है निपटा जा सके। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो इंडिया जो है जब भी किसी जो जितने भी बड़े बड़े जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एपेक हो गई या फिर कह सकते हैं एससीओ है, बिम्स्टेक है, तो जब भी इनके जो बीच में जो कोई भी वार्ता होती है, कोई भी डील होती है, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो इसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सहयोग हमें चाहिए ताकि हम पूरे साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर थ्रेट से जो है हम बच सकें और साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकें। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा जिससे कि हम साइबर सिक्योरिटी को जो है यहाँ पे सुनिश्चित कर सकें। तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में हमें बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पे इंडिया में जो है साइबर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर थ्रेट्स को लेकर, साइबर क्राइम्स को लेकर बहुत ज़्यादा कानून नहीं है। तो इंडिया में ज़रूरत है कि ऐसे जो है कानून बनाए जाएँ जो कि साइबर क्राइम से लड़ने में हमें मदद करें। जैसे कि अगर हम केरला का उदाहरण लें तो केरला ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसको कि कहते हैं साइबर डोम। तो इसमें क्या है, इसमें जो है साइबर खतरों से निपटने के लिए केरला की ये एक पहल है जिसको हम कह सकते हैं साइबर डोम। एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो कि साइबर क्राइम से ही केवल निपटे। ठीक है, साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समर्पित टीम होनी चाहिए जो कि अन्य पुलिसिंग का जो काम है उससे अलग होनी चाहिए, और ये केवल जो है साइबर क्राइम से ही निपटने के लिए इसको रिक्रूट करना चाहिए। जो नए जो यूथ है वो जो कि टेक सेवी हो, जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो, टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा जो है स्किल्ड हो, उनको रिक्रूट करना ज़रूरी है ताकि जो हम साइबर क्राइम से जो है निपट सकें, साइबर थ्रेट से जो है निपट सकें और साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है अगेन पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, हाउ कैन दिस हेल्प इंडिया। औद्योगिक क्रांति 4.0 से आप क्या समझते हैं, ये भारत की मदद कैसे कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति 4.0 की मतलब कि औद्योगिक क्रांति की बात के हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, औद्योगिक क्रांति की बात करें, तो पहला औद्योगिक रिवॉल्यूशन जो था, फर्स्ट औद्योगिक क्रांति जो थी उसमें क्या था, उसमें उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो हमारी जो एग्रीगेरियन थी, वो कृषि आधारित थी, हैंडीक्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा बेस्ड थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो जब पहली औद्योगिक क्रांति आई तो यहाँ पे जो है मशीन ड्रिवन इकोनॉमी हो गई, जो कि यहाँ पे जो है स्टीम इंजन और पावर लूम का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने वर्चस्व देखा था। अगर हम दूसरी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आवाजाही शुरू हुई, बहुत तरीके के जो है रेलवे लाइन लगाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, केमिकल्स हैं, स्टील है, उन सब का जो है यहाँ पर जो है निर्माण किया गया। और ये जो पूरा समय था सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, ये कब आया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर जो केमिकल है, स्टील है, इन सब का जो है निर्माण बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया था। फिर हम तीसरी औद्योगिक रिवॉल्यूशन की बात करें या तीसरी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन को दर्शाता है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। और ये जो अगर हम चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये क्या है, ये इसका आधार क्या है, इसका आधार तो तीसरा औद्योगिक क्रांति था वही था, लेकिन यहाँ पर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सबको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है
वो हमारी वर्तमान की जो तकनीकी युग है उसको संदर्भित करता है, उसको कहीं न कहीं दर्शाता है, ठीक है? तो जो हमारी जो प्रेज़ेंट टेक्नोलॉजिकल एज है, उसको कहीं न कहीं दिखाता है। और यहाँ पर जो है हम बहुत बहुत सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत तरह की जो नवीन तकनीक है, उनको हम देखते हैं कि उनका जो है फ्यूज़न हो रहा है। जैसे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजीज़ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इन सब का जो यूज़ करके जो आजकल की जो जीवन है उसको बेहतर करना, और जो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए, और जो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको पूरी तरीके से बदलने के लिए जो है औद्योगिक क्रांति 4.0 जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें तो पिछले साल जो है यहाँ पर जो है रायबरेली में एक भारतीय रेल द्वारा जो है एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी, और जहाँ पे कि जो है आधुनिक कोच कारखाना का जो यहाँ पे शुरुआत की गई थी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो है औद्योगिक क्रांति 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर कि हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो है रायबरेली में जो है एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना को शुरू किया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पे जो है ये जो है पूरा इंडिया को जो है मदद कैसे करता है, ये भारत की मदद कैसे करता है, ये जो औद्योगिक क्रांति है। तो सबसे पहले जो है ये जो है पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन और जीवन के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। कई तरीके के जो है आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो अ, जीवन का स्तर है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर की बात करेंगे, स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र की बात करेंगे, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है अलग अलग तरीके से जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो है इसने बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा क्रांति लाई है। व्यक्तिगत उपचार को जो है यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। लोगों के जो है व्यक्तिगत उनकी क्या ज़रूरत है उसको एनालाइज करके उस तरीके से लोगों को उपचार दिया जाता है उसका, और जो बेटर डायग्नोसिस करता है। बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि एमआरआई है, सीटी स्कैन है, डॉपलर स्टडी है। इससे जो है लोगों के जो डायग्नोसिस होती है वो उसको और उसके उनकी जो बीमारी है उनकी और भी ज़्यादा डायग्नोसिस अच्छी कर सकता है, ताकि पता तो चले कि आखिर बीमारी है कहाँ, किस अंग में प्रॉब्लम है, और उसका जो है ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। जैसा कि हमने कोविड-19 में देखा है कि यहाँ पे भी जो है बहुत तरीके से जो है रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को दवाइयाँ देने में, जहाँ पे कि आइसोलेशन के लिए आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है, रोबोट्स के ज़रिए जो है लोगों तक जो भी संक्रमित व्यक्ति है उनको खाना पहुँचाया जा रहा है, उनको दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हेल्थ केयर सेक्टर में पूरी क्रांति लाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे जो है प्रिसीजन फार्मिंग जैसी है वो, और या फिर जो पेस्ट अटैक की जो कीटों के हमलों की जो है पहले ही चेतावनी दे देता है, जिससे कि जो है फार्मर्स जो है वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं और जो है अपनी फसल को बचाने के लिए कई तरीके के उपाय करते हैं। तो यहाँ पे जो है कृषि की उत्पादकता को बढ़ाता है, जो है सटीक खेती जो है प्रिसीजन फार्मिंग है, या फिर जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है जिससे कि पानी की बचत होती है, ड्रिप इरिगेशन है पानी की बचत के लिए, जो कि ऐसे सूखे प्रदेश हैं वहाँ पे एक कृषि क्षेत्र को और अच्छा करने के लिए जो है कई तरीके की जो मॉडर्न टेक्निक्स जो है इरिगेशन टेक्निक्स को लगाया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इन मॉडर्न तकनीकों से जो है वहाँ पे इरिगेशन किया जा रहा है ताकि पानी की बचत भी हो और फसल की जो प्रोडक्टिविटी जो है उपज है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ये जो पूरा है ये हमारे फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस तरीके से पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें मदद कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मॉडर्न तकनीक जो है उसका यूज़ करके जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। सी पोर्ट जो है डेवलप किए जा रहे हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। तरह तरह की जो हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में जो है वहाँ पे जो ऐसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कई प्रकार के जो है टनल्स का निर्माण किया
किया गया है आधुनिक तकनीक का यूज़ करके। तो ये है जो हमारे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड कराने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जितने भी हैं, जो भी विकलांग व्यक्ति हैं, जो भी स्पेशली एबल्ड जो व्यक्ति हैं, उनको और ज़्यादा सशक्त बनाने में मदद करता है। जैसे कि अगर जो भी ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, जो कि उनको जो है पढ़ने में मदद करता है। ब्रेल में जो है पूरी लाइब्रेरी जो है उससे मदद करता है। लोग जितने भी जो ब्लाइंड लोग हैं उनको पढ़ने में मदद करता है। इसके बाद देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो इंडिया जो है वहाँ पे जो है ड्रोन पॉलिसी जो है, इसकी जो ड्रोन की जो पॉलिसी है उसमें कई तरह के बदलाव लाए गए हैं, और जिससे कि जो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। और जितने भी अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया कि नहीं, उसके लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरास का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब एक औद्योगिक क्रांति की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे जो जीपीएस हैं या फिर जो सेंसर्स हैं, वो हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं अगर कोई भी आपदा आने वाली होती है। अर्थक्वेक आने से पहले जो है हमें चेतावनी मिल जाती है, या फिर सुनामी आने के पहले भी जो है हमें चेतावनी दे दी जाती है, जिससे कि हम लोग जो है बेहतर उपाय कर सकते हैं, और जितना भी जो आपदा से जो हुआ नुकसान है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर आपदा प्रबंधन में भी ये बहुत हमें मदद कर सकता है। स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा हमें जो है मदद कर सकता है। आजकल नई नई तरीके जो स्मार्ट क्लासेस चल गई हैं, जहाँ पे कि जो है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और जहाँ नई नई मशीन्स हैं उसको जो है उनका यूज़ करके जो है लोगों की जो समस्याएं को सुलझाया जा रहा है। कोविड-19 के बाद हम ऑनलाइन एजुकेशन में भी एक क्रांति देखते हैं, और इन सबको बेहतर कौन बनाएगा, ये जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है, वो हमारे जो है पूरे एजुकेशन सेक्टर को भी और बेहतर बना सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो हाइब्रिड कार्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है मूव कर रही है, और जो कि जो है हमारी डिपेंडेंस जो है ऑयल के ऊपर उसको बहुत ही ज़्यादा कम करेगी। तेल पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए जो हाइब्रिड कार्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उस पर जो है सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अगर हम बात करें तो अभी जो फास्ट टैग्स आए हैं, उसके ज़रिए भी जो है ये भी एक तरीके का जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का ही एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए, उपस्थिति की निगरानी करने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा बहुत कई डिपार्टमेंट्स में जो है बायोमेट्रिक के थ्रू जो है अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ही हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 के ही हैं। यहाँ पे जो है इंडिया में जो है सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को डेवलप किया गया है, जो कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच का जो है एक पहल है। और जो इंडिया ऐसा चौथा देश है जहाँ पर कि ऐसा ये सेंटर जो है डेवलप किया गया है। अन्य जो देश हैं वो है अन्य जो देश हैं वो है यूएस, चाइना, जापान, और चौथा जो है ऐसा जो सेंटर है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, वो कहाँ पे लगाया गया है, वो इंडिया में लगाया गया है। ये बहुत ही ज़रूरी है ग्लोबल पार्टिसिपेशन के लिए, ग्लोबल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क के बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, और अन्य कंट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा अपनी जो पूरी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में, तकनीक जो है उसका विकास करने में, और जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उसमें भी हमें ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा सेंटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, और सेकंड में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। मतलब कि निम्नलिखित के बीच अंतर बताएं। पहला है कानून और नैतिकता के बीच में, और दूसरा है मनोवृत्ति और योग्यता के बीच में। तो अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा देख लेंगे। तो जो लॉ और एथिक्स है, ये दोनों ही का काम क्या होता है, ये दोनों का काम होता है कि मानव के व्यवहार को जो है निर्देशित करे और विनियमित करने में मदद करता है। तो ये जो लॉ हो या एथिक हो, नैतिक हो या नैतिकता हो या फिर कानून है, ये दोनों ही जो क्या है, ये जो हमारे जो व्यवहार होते हैं उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है, उसको कहीं ना कहीं हमें निर्देशित करने में मदद करता है। तो अगर हम लॉ को समझे कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, तो कानून क्या होता है, ये
जो है ये लीगली कोडिफाइड होता है, कानूनी रूप से संहिताबद्ध होता है। ये जो है इसको ये एक एफर्मेशंस होते हैं जिसको कि सभी नागरिकों को मानना होता है, और ये जो है राज्य द्वारा लगाया जाता है, और ये जो है ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए एक समान होता है। और ये जो कई बार हमने देखा है जो लॉज जो होते हैं वो एथिक्स को, वो हमारे नैतिकता को भी बहुत हद तक जो है वो उसको भी आकार देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको एक बहुत ही डिटेल में यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे। तो अगर हम कानून की बात करें तो ये जो लॉ है ये संहिताबद्ध होते हैं, कानूनी रूप से संहिताबद्ध होते हैं, और ये राज्य सरकार द्वारा या फिर सरकार द्वारा जो है इसको लागू किया जाता है। और इसका उल्लंघन करने पे, जो भी कोई कानून है उसका उल्लंघन करने पे क्या होता है, उस पर सजा भी दी जाती है, और ये सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है। तो अगर हम इसका रिलेशन समझे कि कानून और नैतिकता के बीच में, तो इसका जो रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। कई बार हम देखते हैं कि जो लॉज है वो जो है अनैतिकता को आकार देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जब बाल विवाह के लिए जब यहाँ पे कानून पास किया गया था तो क्या था, वहाँ पे जो है पहले क्या था, बाल विवाह जो अनएथिकल नहीं था। तो जो ये जो अनएथिकल प्रैक्टिस जो हमारे समाज में चली आ रही थी उसको कानूनी रूप से जो है उसको बैन किया गया। तो कानून जो है, कानून और एथिक्स जो है, जो कानून जो है वो हमारे एथिक्स को भी जो है कहीं ना कहीं आकार देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है जब हमें जो सॉरी जो अगला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड एथिक्स एंड एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। निम्नलिखित के बीच अंतर बताएं, कानून और नैतिकता और मनोवृत्ति और योग्यता। अगर हम लॉ एंड एथिक्स की बात करें, कानून और नैतिकता की बात करें, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों हमारे व्यवहार को जो है निर्देशित करते हैं। ये हमें बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। मतलब कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, ये हमें सही और गलत के बीच में भेद बताते हैं। तो अगर हम कानून की बात करें तो कानून क्या है, ये कानूनी रूप से संहिताबद्ध मानदंड होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी में अगर कुछ कानून बने हैं तो आपको उसका पालन करना है। वो आपको बताता है कि क्या करना सही है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमें बताता है कि क्या करना जो है, हमें बताता है कि क्या करना गलत है, कि अगर आप क्या कार्य करेंगे कि जिससे आपको जो है आपको सजा मिल सकती है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है। और ये जितने भी कानून होते हैं ये राज्य द्वारा लागू किया जाता है, और ये सभी व्यक्तियों के लिए एक समान ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति के लिए अलग हों और अन्य व्यक्तियों के लिए अलग हों। तो ये जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है यहाँ पे जो है एथिक्स को क्या कहते हैं। नैतिकता जो है ये यहाँ आंतरिक रूप से संचालित होती हैं। ठीक है, इसको ये जो है हमारे अंदर से आता है कि हमें हमें क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ये हमारी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, हमारे मूल्यों पे डिपेंड करता है, हमारी प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। तो जो ये हमारे अंदर से आता है कि आंतरिक रूप से जो है ये एथिक्स जो है वो संचालित होते हैं, और इसे सेट कौन करता है, ये समाज द्वारा निर्धारित होते हैं। उसको सेट कौन कर रहा था, जो कानून है वो राज्य द्वारा निर्धारित किए जाते थे, बनाए जाते हैं, सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो नैतिकता है वो समाज द्वारा निर्धारित की जाती है। और ये जो हर संस्कृति से संस्कृति जो है ये अलग अलग हो सकते हैं। कुछ संस्कृति में अगर किसी एक मानदंड को अप्रूवल मिली है, ज़रूरी नहीं कि दूसरी संस्कृति में भी उसको अप्रूवल मिली हो। लेकिन कानून क्या है, अगर कानून जो है वो पूरी देश के लिए जो है एक ही कानून होता है। जैसे कि इंडिया में कोई भी कानून बनाए तो पूरे देश के लिए एक ही होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो हर कल्चर के लिए अलग अलग नैतिक हर 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 कल्चर के लिए अलग अलग नैतिक मूल्य हैं। तो ये जो है इसलिए हम कह सकते हैं जो नैतिकता है वो कल्चर पर डिपेंड करती है, वो संस्कृति पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से होगी। और ये जो है कानूनी रूप से जो है इसको जो है लागू नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए कोई भी कानूनी सज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप जो है कोई भी कानून तोड़ते हैं तो आपके लिए उसके लिए जो है सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो लॉ और एथिक्स का अगर हम रिलेशनशिप समझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, बहुत सारी क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉ में शेप एथिक्स। ठीक है, कानून नैतिकता को भी आकार दे सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कानून जो है वो हमें सोसाइटी को बताते हैं कि क्या करना उचित है और क्या
करना गलत है। जैसे कि एथिक्स जो है या नैतिकता जो है वो जो जैसे कि हमने बात की वो समाज द्वारा निर्धारित की गई है। तो कानून हमें बताते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जैसे कि जब बाल विवाह पर जब प्रतिबंध लगा था तो वहाँ पे जो है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो बाल विवाह को बिल्कुल भी अनैतिक नहीं माना जाता था, लेकिन उसके लिए कानून लाना ज़रूरी था ताकि जो है बाल विवाह जो कुप्रथा है उसको रोका जा सके। तो जो है हमारे जो पूरे एथिक्स है, पूरी नैतिकता को कौन जो शेप कर रहा है, वो हमारे कानून जो है उसको शेप दे रहा है, उसको एक आकार दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जो लॉ और एथिक्स है, इसके बीच में एक और रिलेशनशिप को देखेंगे कि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लीगली तो सही है, ठीक है, लीगली तो सही है, लेकिन जो है एथिकली, ठीक है, एथिकली वो क्या है, वो रॉन्ग है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एथिकली तो सही है लेकिन लीगली रॉन्ग है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर कैपिटल पनिशमेंट की हम बात करें, फांसी की सज़ा की बात करें, अगर किसी भी समझ आए, अगर किसी व्यक्ति को, अगर उसने कोई कानून तोड़ा है और अगर उसको फांसी की सज़ा दी जाती है तो कानूनी रूप से तो वो चीज़ सही है लेकिन एथिकली रूप से वो गलत है। लोग कहते हैं कि जब हमें किसी को हम जीवन दे नहीं सकते तो हम उसका जीवन ले कैसे सकते हैं। तो ये जो नैतिकता, अगर हम नैतिकता के नज़रिए से देखें तो कैपिटल पनिशमेंट या फिर फांसी की सज़ा जो है वो एकदम ही गलत है। लेकिन यही अगर हम यूथनेसिया की बात करें या फिर इच्छा मृत्यु की बात करें तो ये हमारे कानून में तो इसको गलत माना गया है, लेकिन हमारा जो एथिक्स कहता है, नैतिकता कहती है कि ये एकदम सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो टर्मिनली इल है, वो अपने से कोई भी कार्य नहीं कर सकता तो उसको इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि जो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इसमें अगर हम डिफरेंस समझे तो जो हमारे जो कानून होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है इसको राइटिंग फॉर्म में लिखा जाता है, ये लिखित रूप में होता है। लेकिन जो नैतिकता है, जो एथिक्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये कहीं लिखे नहीं जाते हैं। ये हमारे समाज में जो रीतियाँ चली आ रही हैं उसी पर आधारित होते हैं। और ये जो हमारे जो लॉज होते हैं ये क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये नियम और विनियम होते हैं। लेकिन हम एथिक्स को क्या कह सकते हैं, ये दिशा निर्देश होते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप को समझें तो ये एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी चरित्रवान व्यक्ति है तो वो कानूनी रूप से सही ही काम करेगा। तो एक दूसरे के रूप में एक दूसरे के ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक भी हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस भी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में क्या फ़र्क है, मनोवृत्ति और योग्यता में क्या फ़र्क है। तो एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये किसी भी वस्तु या फिर मुद्दे या फिर व्यक्ति के प्रति किसी भी भावना को दिखाता है, किसी भी हमारे बिलीफ को दिखाता है, विश्वास को दिखाता है, हमारी धारणा को दिखाता है। और ये जो है ये हमारे जो है मूल्यों पर आधारित है। और ये जो है इसमें केवल जो मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो है केवल इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड जो है ये किसी भी कार्य को करने की योग्यता को दिखलाता है कि जो किसी भी व्यक्ति क्या कोई कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये उसकी योग्यता को दिखाता कौन है, जो एप्टीट्यूड दिखाता है। और जो एप्टीट्यूड है ये हमारे जो सीखने, हमारी लर्निंग और ट्रेनिंग पे, प्रशिक्षण पे बहुत ही ज़्यादा इसका बेस होता है। क्योंकि अगर हम माने कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर समझ आइए कि म्यूज़िक सीखने का या फिर संगीत सीखने का अगर एप्टीट्यूड तो है, लेकिन अगर उसने ट्रेनिंग नहीं ली है, अगर उसने आगे उसको सीखा नहीं है, उसको और ज़्यादा रिफाइन नहीं किया है अपने स्किल्स को, तो जो है उसका एप्टीट्यूड जो है वो किसी काम का नहीं होता। तो ये हमारे जो सीखने और प्रशिक्षण पे, लर्निंग और ट्रेनिंग पे बहुत ही ज़्यादा आधारित है। और इसमें जो है मेंटल और फिजिकल प्रोसेस दोनों ही काम करते हैं, ठीक है, दोनों ही शामिल होते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे कि अगर हम समझें कि अगर किसी को गिटार बजाना आता है तो उसमें क्या है, उसमें उसकी मेंटल प्रोसेस के साथ साथ उसकी जो फिजिकल प्रोसेस है वो भी जो है काम कर रही है। लेकिन अगर हम मनोवृत्ति की बात करें, एटीट्यूड की बात करें तो उसमें केवल क्या है, उसमें केवल जो है हमारा मेंटल या फिर जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ही केवल इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम
एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में अगर हम संबंध समझे तो एटीट्यूड जो है वो हमारा जो है वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि एप्टीट्यूड जो है वो हमें जो है एक हमारे अचीवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जॉब में कितने सफल होते हैं, हम अपने हम किसी भी काम करने में कितने ज़्यादा सफल होते हैं, ये चीज़ को क्या दिखाता है, ये एप्टीट्यूड दिखाता है। लेकिन हम अपने जीवन में कितना विकास कर पाते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड है कोई भी कार्य करने के लिए, वो जॉब में बहुत ही वो उसके पास किसी कार्य करने की योग्यता बहुत ज़्यादा है, स्किल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसका सही एटीट्यूड नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक जो है वो कार्य नहीं कर सकता है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। और ऐसा कई बार जो है बहुत सारी स्टडीज़ में देखा भी गया है कि जो कुछ जैसे जब रिक्रूटमेंट होता है तो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, तो उस टाइम जो है कोई व्यक्ति जो है रिक्रूट तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ में देखा है कि 12 से 18 महीने में ही उनका एटीट्यूड सही ना होने की वजह से, उनकी मनोवृत्ति सही ना होने की वजह से उस कार्य को लेकर जो है वो अपने जॉब में जो है वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है। और जो एटीट्यूड है वो जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात करें तो ये हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रक्रियाओं को ही दिखाता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।